अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17, जिसका हमारे पास टॉपिक जो है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हम अगर कोई भी मटेरियल लेते हैं उसके ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारे पास 3 तरह की चेंजेस जो हैं वो आती हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है एक्सटर्नल फोर्स, उसके बाद डीफॉर्मेशन, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जो हम स्ट्रेस अप्लाई करें। अब स्ट्रेस जो हम अप्लाई करें, फ़र्ज़ करें आपने कोई भी एक रबर का बॉल लिया, उसके ऊपर आप कोई भी एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली वो बॉल आपका स्क्वीज़ हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, उसकी शेप जो है वो चेंज होगी। शेप चेंज होने से मुराद कि वो स्क्वीज़ हो जाएगा या साइज़ में बड़ा हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि वो स्क्वीज़ हो जाता है तो वो साइज़ में छोटा हो जाएगा। अगर वो साइज़ में छोटा होके स्क्वीज़ हो जाता है तो उसके अंदर दो तरह की चेंजेस आएंगी। एक होगी इलास्टिसिटी और सेकंड होगी प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से मुराद है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, देन उसको हम टर्म लेंगे एज अ इलास्टिसिटी। और अगर किसी बॉडी पे आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता बल्कि चेंज हो जाता है तो उसको हम नाम देंगे प्लास्टिसिटी का। अब इलास्टिसिटी में हम एग्जांपल ले लेते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल की। इसके ऊपर अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करें तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। जबकि प्लास्टिसिटी में हम एग्जांपल लेंगे वेट क्ले की, जो आपके पास गीली मिट्टी होती है। अगर हम उसको फ़र्ज़ करें आप किसी भी हाइट से उसको नीचे फेंकते हैं तो आप देखेंगे कि वो अपनी ओरिजिनल हालत में कभी भी वापस नहीं आएगा, तो उसको हम लेंगे एज अ प्लास्टिसिटी। तो यही जो प्रॉपर्टीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इन्हीं को हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं इसकी कुछ टर्म्स, स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या है, और आगे से इसकी टाइप्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ स्ट्रेस एंड व्हाट इज़ स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर कंसीडर करते हैं। जैसे प्रेशर आपके पास है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी तरह से स्ट्रेस भी हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से और इसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसी तरह से स्ट्रेस की आपके पास 3 टाइप्स हैं। एक है टेंसाइल, वॉल्यूमेट्रिक और शेयर। ये 3 टाइप्स हैं आपके पास स्ट्रेस की। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। टेंसाइल स्ट्रेस आपके पास क्या है कि जब आप कोई भी एक वायर लेते हैं, ठीक है, अगर आप उसको उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उससे उसकी लेंथ में चेंज आ जाए, चेंज से मुराद कि मे भी आप उसको खींचें तो उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाए, या आप उसको स्क्वीज़ करें तो उसकी लेंथ कम हो जाए। मतलब स्ट्रेस अप्लाई करने से अगर उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, ठीक है, अगर लेंथ ज़्यादा हो रही है तो उस स्ट्रेस को हम टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे, और अगर लेंथ उसकी कम हो रही है तो उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है कि अगर आप कोई रबड़ ले रहे हैं, रबड़ के ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं जिससे वो फोर्स अप्लाई करने से स्क्वीज़ हो रहा है, साइज़ में छोटा हो रहा है, या मे भी उसके ऊपर जब आप स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो साइज़ में
बड़ा हो जाए, जैसे कि आपको ये बॉल नज़र आ रहा है, तो इस तरह के स्ट्रेस को हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का नाम देंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस होता है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसका जो भी ओरिजिनल उसकी शेप है, ठीक है, आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करें तो उससे उसकी शेप में चेंज आ जाए, मतलब जो पहले शेप थी अगेन वो शेप ना रहे, उसकी शेप में चेंज आ जाए, तो इस तरह के स्ट्रेस को हम शियर स्ट्रेस का नाम देंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि इसमें जो थोड़ा सा चेंज आया डेल्टा ए और ए, तो इस तरह के स्ट्रेस को हम शियर स्ट्रेस का नाम देंगे। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रेन की भी हमारे पास 3 टाइप्स है, टेंसाइल, वॉल्यूमेट्रिक एंड शियर। अब टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, मतलब कोई भी आप वायर ले रहे हैं, उसको आप स्क्वीज़ करते हैं, उसकी लेंथ में जो चेंज आएगा उसकी हम रेशो निकालेंगे उसकी ओरिजिनल लेंथ से, तो उसको हम नाम देंगे टेंसाइल स्ट्रेन का। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब जो आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल वॉल्यूम है, आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उससे उसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, तो उस चेंज की हम रेशो निकालेंगे उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से, तो उसको आप नाम देंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन का। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन आपके पास क्या है? चेंज इन शेप ओवर ओरिजिनल शेप। अब चेंज इन शेप क्या है? इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि जो डेल्टा ए है ये चेंज इन शेप है और जो ए है वो आपकी ओरिजिनल शेप है, तो इनकी अगर हम रेशियो निकालें तो वो आ जाएगा आपके पास डेल्टा ए ओवर ए, और वो हमारे पास इक्वल होता है टेन थीटा के। अब टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ रहा है डेल्टा ए, अगर आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करें, और ए हमारे पास आ रहा है बेस, तो वो आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा के इक्वल। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बात आ रही है कि इलास्टिसिटी आपके पास किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि हुक्स लॉ क्या है। अब हम आ जाते हैं हुक्स लॉ के ऊपर कि हुक्स लॉ आपके पास क्या है। हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए स्ट्रेस आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन की, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही उस बॉडी के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। यहाँ से आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करें तो ये आपके पास आ जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, और यहाँ से अगर हम इलास्टिसिटी फाइंड करें तो स्ट्रेन दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और इलास्टिसिटी आ जाएगी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब यही फार्मूला हम आगे डिस्कस करेंगे कि इलास्टिसिटी आपके पास किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात हो रही है। इलास्टिसिटी जो है वो कभी भी डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। डायमेंशंस मीन लेंथ, एरिया वगैरह, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, एरिया वगैरह चेंज होता है तो उससे उसकी इलास्टिसिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इलास्टिसिटी जो है वो डिपेंड करती है मटेरियल के नेचर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, या अगर हम उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड करें तो इन 3 बातों के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे कि हम नेक्स्ट देखेंगे अगली स्लाइड में कि अच्छा, उससे पहले आप एक और चीज़ देख लें कि इलास्टिसिटी जो है इसके यूनिट्स की अगर हम बात करें तो इलास्टिसिटी के सेम यूनिट्स यूज़ होंगे जो स्ट्रेस के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया
कि स्ट्रेस के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, जो हम यूज़ करते हैं प्रेशर के लिए। फोर्स के लिए आ गया न्यूटन, एरिया का आ गया मीटर स्क्वायर, तो वो आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम पास्कल। और जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेन जो है वो आपके पास सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो है, जैसे कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो दोनों ही लेंथ हैं, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इसी तरह से जो हमारे पास इलास्टिसिटी है, इसका सेम यूनिट यूज़ होगा जो हम स्ट्रेस के लिए यूज़ करते हैं, जो कि है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं रबड़ की या कॉपर की, अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं रबड़ या कॉपर की, तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो हार्ड है और कौन सी चीज़ है जो सॉफ्ट है। ऑब्वियसली रबड़ जो है वो एक सॉफ्ट चीज़ है और कॉपर जो है वो एक हार्ड मटेरियल है। तो रबड़ हमारे पास ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन हमेशा इलास्टिसिटी उसकी ज़्यादा होगी जो एक्सटर्नल स्ट्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो हार्ड मटेरियल्स जो हैं उनकी इलास्टिसिटी हमेशा ज़्यादा होती है, और जो सॉफ्ट मटेरियल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी हमेशा कम होती है। तो हार्ड मटेरियल्स में आपके पास आते हैं कॉपर वगैरह। कभी भी आपने ये नोटिस नहीं करना कि जो चीज़ नरम है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, कभी भी आपने ये कंसीडर नहीं करना कि जो चीज़ नरम है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इलास्टिसिटी जो है वो आप किसी भी लचकदार चीज़ को नहीं कह सकते। हमेशा हार्ड मटेरियल्स की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट मटेरियल्स। तो सॉफ्ट मटेरियल्स की इलास्टिसिटी हमेशा हमारे पास कम होती है, तो रबड़ जो है उसकी इलास्टिसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू कॉपर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी की हम आगे से टाइप्स डिस्कस करेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि स्ट्रेस की 3 टाइप्स हैं, स्ट्रेन की 3 टाइप्स हैं, तो फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी हमारे पास 3 टाइप्स ही होंगे। जैसे कि नंबर 1 यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स आ रही हैं किसकी, इलास्टिसिटी की, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। अच्छा जी, यंग्स मॉडुलस आपके पास क्या है, स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, इसको हम वाई से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस आ गया फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन आ गया चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। इसी तरह से बल्क मॉडुलस का क्या फॉर्मूला है, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस आ गया फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। इसी तरह से शेयर स्ट्रेस, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आ जाएगा स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन, तो वो आपके पास आ जाएगा चेंज इन शेप ओवर ओरिजिनल शेप, और इसको हम tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने नोट किया होगा आपने कि आपकी जो बुक है उसमें टेबल गिवन है जिसमें कुछ वैल्यूज़ यंग्स मॉडुलस की गिवन है, कुछ मटेरियल्स के लिए बल्क मॉडुलस की और कुछ के लिए शेयर मॉडुलस की। लेकिन आप नोट करेंगे कि जो यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस है, ठीक है, वो लिक्विड्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो होती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर या मरकरी की, अब ये दोनों फ्लूइड फॉर्म में आते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं, तो इनके लिए यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस की कोई वैल्यू नहीं होती बल्कि ज़ीरो होती है। जबकि जो बल्क मॉडुलस है वो आपके पास लिक्विड और सॉलिड्स दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है। तो आप अपने बुक पे जो टेबल है उससे आप इसको चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास यंग मॉडुलस है वो जस्ट सॉलिड्स के लिए एग्जिस्ट करता है, शेयर मॉडुलस भी सॉलिड्स के लिए एग्जिस्ट करता है, जबकि जो बल्क मॉडुलस है वो सॉलिड्स और लिक्विड फॉर्म में जो भी मटेरियल्स होंगे उन सब के लिए एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद ज़रा हम यंग मॉडुलस को फर्दर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एक्चुअली यंग मॉडुलस होता क्या है, यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके लिए हम ये नेक्स्ट स्लाइड जो है ये कंसिडर करेंगे। अब इस स्लाइड में आप देखें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं
कि हमने एक वायर ली है, उस वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फिगर में कि वायर की लेंथ 1 मीटर है, जबकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। हम सपोज करते हैं कि आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई करने से इसकी लेंथ आप डबल कर रहे हैं। तो अब जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी वो 1 मीटर थी, तो लेंथ डबल करने से वो लेंथ हो गई अब 2L। अब हमने कैलकुलेट करना है इसका यंग्स मॉडुलस। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब फोर्स तो वैसे ही आ गई, एरिया की जगह अगर आप पुट करें 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ आ जाएगा 2L माइनस एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी इसकी L। अब 2L माइनस एल आपके पास हो जाएगा L, तो L डिवाइडेड बाय L हो जाएगा 1 के इक्वल, और ऊपर से आपके पास आ जाएगा फोर्स। तो यंग मॉडुलस आपके पास इक्वल आ जाएगा किसके, फोर्स के। इट मीन्स कि हम यंग मॉडुलस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यंग मॉडुलस इज़ अ फोर्स दैट डबल्स द लेंथ ऑफ अ वायर। कि यंग मॉडुलस भी आपके पास एक फोर्स है जो किसी भी वायर की लेंथ को डबल कर देती है, तो उसी को हम यंग्स मॉडुलस का नाम देंगे। तो इट मीन्स कि यंग मॉडुलस को हम किस तरह डिफाइन करें कि ये आपके पास एक फोर्स है जो किसी भी वायर की लेंथ को डबल कर दे, तो उसी को हम यंग्स मॉडुलस का नाम देंगे। मीन्स कि यंग मॉडुलस भी आपके पास एक फोर्स है, फोर्स की क्वांटिटी में आती है, तो इससे हम किसी भी वायर की या किसी भी चीज़ की लेंथ जो है वो डबल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सब चीज़ों को 1 से 2 बार आप लोग जो है वो गो थ्रू करें, तो आपके पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और बुक से भी ज़रूर इसको एक बार रीड कर लें। थैंक यू सो मच।